देख रहे राज तिलक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उत्तर प्रदेश के चुनावी घमासान में आपका स्वागत है। क्या एक और चुनाव धर्म और जाति के बीच में फंस के रह जाएगा या इस बार विकास और मुद्दों की होगी बात? ये सवाल भी कि क्या किसानों की सुध लेने के लिए दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कोई उठेगा या फिर उसके मुद्दों पर होगी चर्चा। याद रखिए, हम हैं मुजफ्फरनगर में, वही मुजफ्फरनगर जो इस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना बेल्ट के रूप में जाना जाता है। खेतों से निकली कराह क्या लखनऊ और दिल्ली तक पहुंचेगी? क्या किसानों का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण होगा? इन्हीं मुद्दों पर हम करेंगे मुजफ्फरनगर से चर्चा। लेकिन तालियों के साथ मुजफ्फरनगर की जनता का स्वागत कर देते हैं। आज हमने खास सेटअप आपके लिए किया है क्योंकि यही वो गन्ना है जिसके इर्द गिर्द यहाँ की पूरी कहानी जाति के नाम पर लोग बांटने की कोशिश करते हैं। लेकिन गन्ना किसान किसी भी धर्म जाति का हो उसी तरह से प्रभावित हो रहा है। उसका मुद्दा क्यों नहीं बनता है चुनावी मुद्दा? दूसरी तरफ वही किसान जिसके जरिए यहाँ सब कुछ एक तरह से इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था चलती है। पहले मुजफ्फरनगर की मेरी ये रिपोर्ट, फिर आपको दिखाएंगे कैसे उत्तर प्रदेश में छिड़ा हुआ है चुनावी घमासान, सभी पार्टियां, उनके भाषण और कैसे बोल से एक दूसरे पर कर रहे हैं वार। आज तक की राज तिलक एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर पहुंच चुकी है, ये समझने और जानने के लिए कि मुजफ्फरनगर के मुद्दे क्या हैं। इस शहर की जनता चुनाव में कौन कौन सी उम्मीदें लगाई बैठी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर की अपनी अलग पहचान है। यूपी की राजनीति में मुजफ्फरनगर की कितनी अहमियत है, चर्चा इसकी भी करेंगे। ये उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर है। हाल के दिनों में यहाँ की पहचान यहाँ हुए दंगों से हुई। लेकिन यहाँ का गन्ना किसान पूछता है कि क्यों वो चुनावों के वक्त बस वोट का मुद्दा बन जाता है। वो पूछता है कि शुगर मिल मालिकों और गन्ना किसानों के बीच ये जो पूरा पैसा कहीं खो जाता है इनके हक का, आखिर उसकी जवाबदेही सरकार की कैसे बनेगी? और इन्हीं मुद्दों पर आज यहाँ का किसान सबसे ज्यादा परेशान है। गन्ना मुजफ्फरनगर की प्रमुख पैदावार है। किसानों के अपने मुद्दे हैं, तो आइए किसानों से सुनते हैं। चुनाव के टाइम किसान का कर्जा माफ करने को कहते हैं, चुनाव खत्म होते ही फिर कुछ नहीं होता। अब देख लो हालत क्या हो रही है यहाँ से, यही हालत रहा जी, बचता ही नहीं कुछ। हाँ, कुछ नहीं बचता है। हाँ जी, बात नहीं रह जा जी। अगर परमिट नहीं देते तो किसान जल जल कर मर जा, आग लगा कर खेतों में जब कूद जा उसमें, जब पैसा नहीं देते उन्होंने। हाँ, गन्ने की खेती करते हैं तो गन्ने हमारे जो कई साल से हमारा रेट नहीं मिल पा रहा। हम किस चीज का रेट? गन्ने का रेट। हाँ। गन्ने का जो रेट था वो पिछले वर्षों में तो बढ़ा ही नहीं, इस साल बढ़ा भी तो ना के बराबर बढ़ा। लोकसभा चुनाव से पहले 2013 के दंगों ने मुजफ्फरनगर की फिजा जरूर बदली, लेकिन अब ये शहर तरक्की के रास्ते पर दौड़ना चाहता है। मुजफ्फरनगर जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ वोटरों की संख्या 19,12,765 है। 11 फरवरी को यहाँ वोटिंग होनी है। कभी बादशाह शाहजहां की सल्तनत में सरवट परगना के नाम से जाना जाने वाला मुजफ्फरनगर नए दौर में खुशहाली की नई किरण देखना चाहता है। तो मुजफ्फरनगर की पूरी कहानी, यहाँ का मुद्दा हमने आपको मुख्य बता दिया है। लेकिन क्या बनाते हैं नेता मुद्दा, इस पर रहेगी हमारी नजर, क्योंकि अभी जनता दागेगी सवाल, नेताओं को देना होगा जवाब। लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव और उनका पूरा परिवार क्या कह रहा है इस चुनाव पर, दिलचस्प है। उनकी पत्नी और बच्चों से बात की हमारे सहयोगी ने, देखिए क्या है उनकी राय। नमस्कार। आज तक की टीम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रेजिडेंस पहुंची है कालिदास मार्ग पर, लेकिन आज हम राजनीति की बात नहीं करेंगे क्योंकि अखिलेश यादव लंबे कैंपेन के बाद अपने बच्चों के साथ अपने गार्डन में खेलने के लिए आए हैं। डिंपल यादव जी भी हैं, अदिति हैं, अर्जुन और टीना। हु इज ओल्डर? ये दोनों जुड़वे हैं ना आप? हु इज ओल्डर? कितने महीनों से, कितने मिनटों से? 2 minutes 5 seconds. 2 minute 5 seconds से यू आर ओल्डर। वाह। अदिति, हिंदी सबसे अच्छी किसकी है तीनों में से? अर्जुन। अर्जुन? अरे सब एक दूसरे को पॉइंट कर रहे हैं, क्या है? मैं पूछ रहा हूँ कि उनकी हिंदी सबसे अच्छी किसकी है? हिंदी सबसे अच्छी शायद अदिति। अदिति की हिंदी सबसे अच्छी है।
आपको पसंद क्या है? आप ये कैप क्या करके, ये कैप किसके लिए है? साइकिलिंग। ये साइकिल शुरू की है क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के नेता के बच्चे हैं, यही है ना? नहीं। फिर साइकिलिंग पसंद है? हाँ। और क्या पसंद है? हॉर्स राइडिंग। हॉर्स राइडिंग, अरे वाह। अदिति? बैडमिंटन। बैडमिंटन। डिम्पल? I like sport? favorite sport is like walking. I think Walking? good walking. Your favorite sport is good walking? और अखिलेश जी का फेवरेट स्पोर्ट फुटबॉल। अखिलेश जी, आपका फेवरेट स्पोर्ट क्या है? बच्चों का है हॉर्स राइडिंग और साइकिल। मैं तो फुटबॉल और टेनिस, वो सॉरी फुटबॉल और कभी कभी बैडमिंटन खेलता हूँ। अरे वाह, फुटबॉल और बैडमिंटन। बच्चों ये बताइए कि पापा जब लेट आते हैं घर से करते क्या हो? पापा के साथ खेलने में मजा आता है कि नहीं? हाँ। पापा क्या है पापा खाना भी नहीं। व्हाट इज योर फेवरेट फूड? खाना कौन सा पसंद है? इटालियन। अरे बाप रे, इटालियन पिज्जा पसंद है। हाँ, पिज्जा पास्ता। और आपको? पिज्जा। पिज्जा पास्ता। ये तो पिज्जा चिल्ड्रन हो गए। एक दिन नेता बनोगे? नहीं, पता नहीं। हाँ, पता नहीं। पता नहीं। तुम? मैं हाँ, पता नहीं, मुझे भी। तुम्हें भी पता नहीं। पापा मम्मी टाइम देते हैं कि नहीं? देते हैं। एक तो एमपी है, दूसरे चीफ मिनिस्टर है, टाइम मिलता है कि नहीं? मिलता है। अब ये कोई रिग्रेट है कि दिल्ली में जाना पड़ता है, लोकसभा जाना पड़ता है, इसलिए टाइम नहीं मिलता बच्चों के साथ? No, it's like nothing because Parliament होता है कम टाइम के लिए ही है. So when I'm not here, तो he's the chief minister, so he's around. In the night times is the basic time when the kids need, you know. So it's good, I think. अभी तक मैंने आप चाहते हो कि वो नेता बने या नहीं बने? It's entirely up to them. अगर they have this talent to take the thing forward, तो why not? Why not? बच्चों, एक आखिर में मैं सवाल पूछूंगा आपसे कि आपका फेवरेट टीवी सीरियल कौन सा है? नहीं देखते। टीवी नहीं देखते हो? नहीं, टीवी देखते हैं लेकिन सीरियल नहीं देखते हैं। कोई फेवरेट पिक्चर? नहीं। टू ब्रदर्स। हाँ? टू ब्रदर्स। टू ब्रदर्स। अरे वाह। और दादाजी मुलायम सिंह जी से मिलते हो कि नहीं? हाँ। कहाँ है वो, उनका घर? और इधर। अच्छा, कौन पसंद है, पापा या दादाजी? दोनों। दोनों डिप्लोमेटिक बन रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पॉलिटिकल फाइट में कह रहे हैं दोनों पसंद है। टीना, थैंक यू वेरी मच। अर्जुन, थैंक यू वेरी मच। 2 मिनट से तुमसे ओल्डर है बट यू आर वाइजर। क्यों? सही है ना? डिम्पल, थैंक यू वेरी मच। अदिति, थैंक यू वेरी मच। योर फेवरेट प्लेस दैट यू लाइक इन द वर्ल्ड ट्रैवल के लिए? सैफाई। अरे वाह, मुझे लगा कहीं लंदन मिंडन बोल दोगी। सैफाई इज योर फेवरेट प्लेस, दैट्स अ गुड साइन। वेल डन। यादव परिवार के साथ मैं राजदीप सरदेसाई, आज तक के लिए। तो टीना, अर्जुन और डिंपल से होती हुई चुनावी कहानी को जरा आगे लिए चलते हैं। स्कैम, SCAM, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग फुल फॉर्म बताया। बीते दिन अखिलेश यादव ने नया कुछ गढ़ दिया। आज राहुल गांधी ने अपनी क्रिएटिविटी इस पर दिखाई है, रचनात्मकता। देखिए। उत्तर प्रदेश तय करे, आपको स्कैम चाहिए कि भाजपा का चाहिए? आपको स्कैम चाहिए कि कमल चाहिए? आपको स्कैम चाहिए कि यूपी का विकास चाहिए? आपको स्कैम चाहिए कि नौजवानों को रोजगार चाहिए? आपको स्कैम चाहिए कि उत्तर प्रदेश का विकास चाहिए? भाइयों बहनों, भाजपा की लड़ाई स्कैम के खिलाफ है। स्कैम का मतलब है एस समाजवादी, सी कांग्रेस, ये अखिलेश, एम मायावती, इनके खिलाफ हमारी लड़ाई है। कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें प्रदेश को स्कैम से बचाना है, और स्कैम का मतलब बताया कि एस समाजवादी पार्टी, सी कांग्रेस, ए अखिलेश और एम हमारी बुआ जी। बोला स्कैम से बचाना है। जैसे ही हमें पता लगा तो हमने भी कहा कि स्कैम से देश को बचाना है। और जब अंग्रेजी में बोला हमने कुछ, तो हमने कहा कि 2 लोग हैं, एक का नाम ए से, एक का नाम, उन दोनों से देश को बचाना है। हमें सेव करना है कंट्री फ्रॉम दी, कौन? एक ए नाम से अमित शाह है और दूसरे हैं मोदी साहब।
जो पहले मोदी जी के चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी वो गायब हो गई। और जब मोदी जी को घबराहट होती है तो वो नए लेबल्स निकालते हैं, नए लेबल निकालते हैं। कभी PPE, ABC, DF, GHY, नए नए तरीके के निकालते हैं। जितना उनको डर लगता है उतना ही और निकालते हैं। तो एक नया लेबल निकाला है कुछ दिन पहले, अखिलेश जी ने भी कहा, SCAM, मतलब स्कैम। मोदी जी ने अंग्रेजी में SCAM दिया, मैं भी उनका जवाब दे देता हूं कि इस SCM का मतलब क्या है। S का मतलब सेवा, सर्विस गरीब लोगों के लिए। C का मतलब करेज, बहादुरी, सच्चाई बोलने की। A का मतलब एबिलिटी, वायदे पूरे करने की क्षमता। और M का मतलब मॉडेस्टी, इस बात को मानना कि सब में कुछ ना कुछ कमी होती है। मोदी जी इन बातों को नहीं समझते हैं। एक से एक फुल फॉर्म बनाए जा रहे हैं, एक से एक शब्द, बोल, मुहावरे गढ़े जा रहे हैं क्योंकि ये चुनावी मौसम है। आइए आपको दिखाते हैं, चुनाव में रैलियों का सुपर संडे था उत्तर प्रदेश में। कौन कौन कहां पर किस अंदाज में दे रहा है रैलियों में भाषण, कहां जुट रही है कितनी भीड़, देखिए। हम दोनों में फर्क है बस इतना, एक कहता है ख्वाब, एक कहता है सपना। के लिए आंधी उनको न टिकने देगी न बचने देगी। भाइयों बहनों, मित्रों, कुछ नहीं बदला है, बदलने का नाटक कर कर यूपी की जनता की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। आपको उत्तर प्रदेश से स्कैम हटाना है, वो तो होना संभव नहीं है। कम से कम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो यहाँ रुकेगी टिकेगी। अभी यूपी में अब रैलियों का रण शुरू हो चुका है। लंबे चौड़े वादों और दावों के साथ साथ एक दूसरे पर प्रहार हो रहा है। सियासत के सुपर संडे में वार पर वार हो रहा है। बेईमानों को प्रश्रय देने वाले। वोट के इस दंगल में प्रधानमंत्री मोदी ने अलीगढ़ से मोर्चा संभाला तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली से, जबकि अखिलेश और राहुल गांधी की जोड़ी प्रधानमंत्री मोदी पर कानपुर में बड़ी जोर से बरसी। मैंने उत्तर प्रदेश सरकार को बार बार कहा कि भ्रष्टाचार के दरवाजे बंद करो। आप मुझे बताइए, नौकरी पाने के लिए किसी विशेष जाति में जन्म लेना जरूरी है क्या? आप मुझे बताइए, आप लोगों को नौकरी में अन्याय हुआ है कि नहीं हुआ है? जाति के आधार पर अन्याय हुआ है कि नहीं हुआ है? कभी कभी समझाने से वोट नहीं मिलता, कभी कभी समझाने से वोट नहीं देते लोग, इसलिए बीजेपी के लोग कभी कभी बहका देते हैं। इसलिए बहुत समझदारी से इस बार हमारी मदद करना। शिवपाल यादव कौन सी पार्टी में है जरा बताओ भैया? समाजवादी में है। गायत्री प्रजापति कहां है? अभी भी समाजवादी पार्टी में है। मित्रों, कुछ नहीं बदला है, बदलने का नाटक कर कर यूपी की जनता की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। यूपी में बीजेपी का परचम लेकर चले पीएम मोदी ने अलीगढ़ में समाजवादी और कांग्रेस के गठबंधन को फिर आड़े हाथों लिया तो कानपुर की रैली में अखिलेश और राहुल ने भी इसका जवाब दे दिया। ये लोग सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इकट्ठे नहीं आए हैं, ये इसलिए इकट्ठे आए हैं कि अगर अलग अलग रहे और मोदी का राज्यसभा में भी बहुमत हो गया तो मोदी ऐसे कानून बनाएगा कि चोर लुटेरों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी, इसका डर है। इन्होंने देश को धोखा दिया है, अच्छे दिन के बहाने लाइन में लगा दिया, लोगों की जान चली गई। और आपने खबर भी सुनी होगी
के लाइन में लगे लगे एक बच्चे का भी जन्म हो गया। बैंक वालों ने उसका नाम खजांची रख दिया। जब नोटबंदी की, जब आप सब लोग लाइन में खड़े थे, उस लाइन में आपको कोई अमीर व्यक्ति दिखा था? कोई मोदी जी वाले सूट बूट वाले दोस्त आपको दिखे लाइन में? लाइन में सिर्फ गरीब लोग थे। यूपी में एक दूसरे पर आरोपों के वार में बिजली का करंट भी खूब दौड़ा। मोदी ने यूपी के गांवों को रोशन करने का श्रेय लिया तो अखिलेश से उत्तर प्रदेश के अंधेरे को मिटाने का तमगा खुद हासिल कर लिया। 1000 दिन में 18,000 गांवों में बिजली का खंभा लग जाना चाहिए, तार लग जाना चाहिए, बिजली का लट्टू चालू होकर के दिखाना होगा। मैंने बीड़ा उठाया और उत्तर प्रदेश के उन गांवों में बिजली पहुंचाई। अब सिर्फ, और अभी तो 1000 दिन पूरे नहीं हुए, बड़ी मुश्किल से 50-60 गांव बाकी है, ऐसा मुझे बता रहे हैं। भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में वो काम भी पूरा हो जाएगा। और बताओ, कानपुर में बिजली ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है, बता दो पहले। हमें तो इन्वर्टर वाले शिकायत कर रहे हैं। अब इन्वर्टर वाले कारोबार वालों का 50% व्यापार ठप हो गया, और नहीं मानते जाके पूछ लेना कि ठप हुआ कि नहीं हुआ। अलीगढ़ में मोदी के निशाने पर कांग्रेस भी आई और जब कानपुर में राहुल की बारी आई तो उन्होंने भी मोदी सरकार की नई खामियां गिनाई। गुनहगारी को बढ़ाने वाले या तो आंख मूंदने वाले, उन सबको लग रहा है कि 70 साल के पाप का हिसाब अब देना पड़ेगा। कोई आया है जो पापियों का हिसाब मांग रहा है। 2.5 साल नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया की बात की। जहां भी जाते हैं भाषण करते हैं मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मैं रोजगार दूंगा, मेक इन इंडिया, रोजगार दूंगा, मेक इन इंडिया। और हम अपना फोन देखते हैं, उस पर लिखा हुआ है मेक इन चाइना। यूपी में चुनावी घमासान अपनी हाई स्पीड पर चल रहा है। अब चुनाव 11 फरवरी से हैं। कौन बाजी मारता है ये 11 मार्च को तय होगा। आज तक ब्यूरो। आज हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं और यहाँ की राजनीति और सियासत की कहानी अधूरी रह जाएगी अगर चौधरी अजीत सिंह का जिक्र नहीं हो। हालांकि पिछले 2 चुनावों में जो हाल रहा है वो तो बेहाल ही है, लेकिन क्या एक बार फिर से वही समीकरण वो साध पाएंगे जो एक वक्त पर उनकी कामयाबी की कहानी लिखता था? उनसे बात की हमारे सहयोगी ने, सुनिए। माना यह जाता है कि कुछ संभावना ऐसी प्रकट की जा रही है कि हो सकता है किसी को पूर्ण बहुमत न मिले। ऐसी स्थिति में लोकदल की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, ये तो जो जनता का आदेश आएगा सरकार उस आधार पे बनेगी, लेकिन मैं एक बात पे आपको कहना चाहूंगा कि हम भाजपा की सरकार नहीं बनने देंगे। भाजपा कोई विकल्प नहीं, भाजपा का आप समर्थन नहीं करेंगे? भाजपा नफरत की राजनीति करती है। यहाँ हिंदू मुसलमान लड़ा दिए, हरियाणा में सब जातियों को लड़ा दिया। देख लीजिए इस तरह गुजरात में कन्फ्रंटेशन करा रहे हैं जातियों में। तो इसलिए भाजपा के साथ हम बिल्कुल कोई बातचीत नहीं करेंगे। अगर सपा और कांग्रेस के कुछ नंबर कम रहे तो क्या उनकी आप मदद करेंगे? मैंने कहा ना, जो जनता का आदेश आएगा सरकार उस आधार पर बनेगी। क्या आपको लगता है कि इन चुनावों के बाद कोई एक फिर से रीअलाइनमेंट होगा फोर्सेस का, अगर यहाँ बीजेपी को हराने के बाद? देखिए, ये चुनाव खाली उत्तर प्रदेश का भविष्य नहीं तय करेंगे, ये भाजपा का भविष्य भी तय कर रहे हैं। इसके बाद मेरा मानना है कि मोदी साहब का दोबारा सरकार बनाने का सपना खत्म हो जाएगा। अब मामला इतना दिलचस्प रहा नहीं है कि किसी एक पार्टी का वर्चस्व हो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मतभेद हैं, बहुत सारे सवाल हैं। उन तमाम सवालों के साथ ब्रेक के उस पार मुजफ्फरनगर की जनता दागेगी सवाल और नेताओं को देना होगा जवाब। अगर मैं मुजफ्फरनगर की जनता अब दागेगी सवाल और नेता यहाँ पर पहुंच गए हैं, वो देंगे जवाब। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा देते हैं। सुभाष शर्मा जी, डॉक्टर सुभाष शर्मा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए इनका। कांग्रेस पार्टी की तरफ से नरेंद्र पाल वर्मा जी हैं। समाजवादी पार्टी से गौरव जैन हैं। आरएलडी से अभिषेक चौधरी जी हैं और राकेश टिकैत साहब भारतीय किसान यूनियन के प्रेसिडेंट हैं। तालियों के साथ इन सभी का स्वागत कीजिए। मुजफ्फरनगर की लेकिन व्यथा ये रही है कि गन्ना किसान यहाँ पर बहुत सारी परेशानियों में घिरा हुआ है।
वो पैसों को कैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य में जो लागत उसे आ रही है वही उसे ठीक से नहीं मिल पा रहा है। किश्तों में शुगर मिल वाले उन्हें पैसे देते हैं, कई बार पैसा वक्त पर नहीं मिलता है। किसान की हालत बहुत खराब है जो हमने आपको अपनी रिपोर्ट में भी दिखाई है, लेकिन सुध कोई लेता नहीं है क्योंकि धर्म और जाति पर वोट मिलते हैं। यह भी इस देश के चुनाव की एक सच्चाई है। आइए आपको एक बार सुना देते हैं। बीजेपी पर वार किया है मायावती ने, लेकिन उसके बाद यहां पर से सवाल लेंगे। सभी विरोधी पार्टियों को हमारी पार्टी इसलिए जिम्मेवार मानकर चलती है क्योंकि आजादी के बाद से लेकर अभी तक लगभग ये सभी विरोधी पार्टियां केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की आर्थिक मदद से ही सत्ता में आती रही हैं और सत्ता में आ जाने के बाद फिर ये पार्टियां अधिकतर मामलों में अपनी आर्थिक व अन्य सभी नीतियां यहाँ आम जनता की समस्याओं को दूर करने के हिसाब से तैयार नहीं करती हैं। तो अब आइए सवालों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका सवाल लेते हैं। किसानों के हक में एक सवाल है आपका, उठिए सवाल पूछे। मेरा सवाल यह है कि टिटावी शुगर मिल सपा की सरकार में क्यों बिका और वादे करते थे कि हम गन्ना का पेमेंट कर देंगे। गन्ना का पेमेंट ब्याज 2 साल का ब्याज बचा हुआ है किसानों का। टिटावी शुगर मिल को गन्ना का पेमेंट का ब्याज देना है तो दिया क्यों नहीं गया। अगर किसी को आप 2 रुपए भी दे दोगे तो वो भी ब्याज मांगता है, लेकिन किसान इतना बेचारा भोला है, उसको गुमराह किया जाता है। जो भी नई पार्टी आती है वो गुमराह क्यों करती है। इसका सवाल मुझे चाहिए कि इसका 2 साल का ब्याज किसानों को क्यों नहीं दिया गया। जवाब दीजिए जैन साहब। देखिए ये बात हमारे भाई ने ठीक कही कि किसान बहुत भोला है। केंद्र सरकार की जो चीनी आयात की इन्होंने तो नीति ठीक थी, कही, आपने गलत क्यों की? मैं बता दूं सवाल अपनी बात। जो केंद्र सरकार की चीनी आयात की नीति थी, उन्होंने चीनी बाहर से आयात की, उसका कारण रहा कि किसान भी बर्बादी की कगार पर आ गया और मिल भी। और हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार की नीयत थी कि मिले की हर हालत में चलनी चाहिए। हाँ, तो आपने किसान के एक सेकंड तो आपने किसान के ऊपर पैर रख के मिलों को फायदा पहुंचा दिया। मैं अपनी बात पूरी कर लूं मैडम। तो आपने किसान की छाती पर पैर रखकर मिल वालों को उनके किश्त माफ कर दिए, उनको फायदा दे दिया। छाती पर पैर रखने वाली बात तो आपकी है, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। समाजवादी सरकार की नीयत थी किसानों का उत्थान करना और मिलें चलाएं, और उसी के तहत वो सरकारी मिलों का 100% पेमेंट समाजवादी सरकार ने कराया है। और जहां तक प्राइवेट मिल की बात है और तितावी मिल की बता दूं जो उनका सवाल है, अगर सपा की सरकार ने पेमेंट कराया तो तितावी शुगर मिल क्यों बिक गया भाई? अगर आप पेमेंट करने वाले हैं तो 2 साल का ब्याज दे दो, मैं आपको मान जाऊंगा कि आप भी राजनीति करते हैं। राजनीति नहीं, अभी खुद ही कह रहे हैं मैडम, उन्होंने जल्दी कर दी। आप तो खुद ही कह रहे हैं कि मिल मालिकों की चिंता थी आपको। मेरी बात पूरी सुन लेंगे। नहीं, आपकी बात पूरी लंबी है ना, आप कहते हैं और आपको लगता है कि ये लोग भी बोले हैं, पूरा देश आपको सुन रहा है। आपने किसानों की अनदेखी की, आपने मिल मालिकों को फायदा पहुंचाया, लेकिन सवाल ये है कि जाति और धर्म के इर्द गिर्द बीजेपी सोचती है कि वो अपनी नैया पार कराएगी। जो मुजफ्फरनगर दंगे में आरोपी हैं, आपने ऐसे लोगों को टिकट दिया है, नाम लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, क्यों हमने आरोपियों को बिल्कुल टिकट नहीं दिया है और मैं उन्हें आरोपी नहीं मानता हूं। जब तक कोर्ट ये जजमेंट ना दे दे, जब तक न्याय ये जजमेंट ना दे दे कि वो अपराधी हैं, तब तक वो अपराधी नहीं है। और इसलिए हमने अपराधियों को टिकट नहीं दिया है। हमने अपने अगर भारतीय जनता पार्टी सेकुलर पार्टी है और हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट क्यों नहीं दिया? और संगीत सोम किसने दंगे भड़काने के लिए आप पार्टी के कार्यकर्ता बने और अप्लाई करें तो आपको भी टिकट मिलेगा। संगीत सोम ने दंगा भड़काया। जवाब दे रहे हैं। एक सेकंड, आपका नाम क्या है? मेरा नाम माजिद सिद्दीकी है। माजिद, सेक्युलर जो कहते हो आप, सेक्युलर है, सेक्युलर की परिभाषा क्या है? सेकुलर की परिभाषा ये है कि जो सब धर्मों के सब लोगों को एक साथ लेकर चले। कोई पार्टी है? हाँ, समाजवादी पार्टी। अच्छा, मैं यही बस जानना चाहती थी कि इस पार्टी के कार्यकर्ता हो, वो पता चल गया।
स्कैम चाहिए कि भाजपा का चाहिए? आपको स्कैम चाहिए कि कमल चाहिए? आपको स्कैम चाहिए कि यूपी का विकास चाहिए? आपको स्कैम चाहिए कि नौजवानों को रोजगार चाहिए? आपको स्कैम चाहिए कि उत्तर प्रदेश का विकास चाहिए? भाइयों बहनों, भाजपा की लड़ाई स्कैम के खिलाफ है। स्कैम का मतलब है एस समाजवादी, सी कांग्रेस, ये अखिलेश, एम मायावती, इनके खिलाफ हमारी लड़ाई है। कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें प्रदेश को स्कैम से बचाना है, और स्कैम का मतलब बताया कि एस समाजवादी पार्टी, सी कांग्रेस, ए अखिलेश और एम हमारी बुआ जी। बोला स्कैम से बचाना है। जैसे ही हमें पता लगा तो हमने भी कहा कि स्कैम से देश को बचाना है। और जब अंग्रेजी में बोला हमने कुछ, तो हमने कहा कि दो लोग हैं, एक का नाम ए से, एक का नाम, उन दोनों से देश को बचाना है। हमें सेव करना है कंट्री फ्रॉम दी, कौन? एक ए नाम से अमित शाह है और दूसरे हैं मोदी साहब। जो पहले मोदी जी के चेहरे हम हुए हैं और जयंत चौधरी जी ने घोषणा की है कि हम अकेले उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। मुझे लगता है कि सर आपसे मैं स्कैम की जो नई परिभाषा आज राहुल गांधी ने, एक सेकंड, स्कैम की नई परिभाषा आज राहुल गांधी ने दी है, इस पर चर्चा करना चाहती हूँ। इसका क्या अर्थ है? एक तरफ प्रधानमंत्री ने कहा कि अखिलेश, और उन्होंने अपने तरीके से तंज कसा, अखिलेश यादव ने अमित शाह, मोदी का नाम ले लिया। आज राहुल गांधी ने स्कैम को सेवा, करेजेबिलिटी, मोटिवेशन कह दिया। स्कैम का मतलब समझ में आता है आपके राहुल गांधी को? स्कैम का मतलब जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, क्या स्कैम का एब्रीविएशन? पिछले 10 वर्षों में यही काम करते रहे हैं केंद्र के अंदर। नरेंद्र मोदी जी जुमलों की तरीके से इस सरकार को चला रहे हैं, जुमलों से लोकतंत्र चलाना चाहते हैं। 15 लाख रुपए के मामले को नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि ये जुमलों की, ये एक चुनावी जुमला था। आज देश का 70-72% किसान कर्ज के बोझ में दबकर मर जाना चाहता है। आज चलिए कुछ और लोगों के सवाल लेते हैं। उत्तर आइए सवाल पूछिए। 60 वर्षों तक इनकी कांग्रेस की सरकार रही है केंद्र के अंदर। मेरा सवाल सीधा भारतीय जनता पार्टी से है। परसों मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे और उन्होंने कहा था कि कटिया कनेक्शनों पे हम कार्रवाई नहीं करते। क्या आपकी सत्ता आने पर बहुसंख्यक समुदाय को यह सहूलियत देंगे? क्या बहुसंख्यक समुदाय को यह सहूलियत देंगे? बैठ जाइए। सवाल दरअसल यहाँ पे आवाज नहीं आ रही है। आवाज के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी ऑडियो का कुछ करें, आवाज नहीं आ रही है, लोगों के सवाल नहीं सुन पा रहे हम। आगे आइए। आप भी पार्टी के कार्यकर्ता है, मैं चाहती हूँ आम नागरिकों के सवाल उठे। आम नागरिकों के सवाल, हाथ मत छूइए जी। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में खास तौर से हमारे मुजफ्फरनगर का इंडस्ट्रीज एरिया इस सरकार में चौपट हो चुका है। यहाँ 5 लाख आदमी भुखमरी के कगार पर है। रही बहन जी मायावती की गवर्नमेंट की बात, आवास विकास के मकान यहाँ उन लोगों को नहीं मिले जो पात्र थे, जो अपात्र थे, उन्हें मकान दे दिए गए। यहाँ जो जिनके यहाँ गरीबों का एक बल्ब जलता है उन्हें तहसील में बैठा दिया जाता है, उनकी आरसी काट दी जाती है। बीएसपी दोनों ने ही परेशान किया, आपको जवाब देना चाहिए। मैं उनका सवाल सुन नहीं पाया, आप अगर बता। सवाल उनका कहना है कि जो अपात्र होते हैं, जो डिजर्विंग होते हैं, उन्हें नहीं दिया जाता है। आप लोग पीछे वाला जो चोर रास्ता बनाते हैं उससे लोगों को खुश करने के लिए देते हैं। ऐसा गोलमेल नहीं हो सकता। अंजना जी उनका शुक्रिया तो कह रहे हैं। अंजना जी, ये प्रदेश बेहाल है 10 वर्षों से। सपा है, बसपा है, सपा है, मुलायम सिंह जी हैं, अखिलेश हैं, मायावती हैं, इन्होंने बेहाल कर दिया, बर्बाद। इनकी राजनीति है झंडा, डंडा और प्रोपेगेंडा। ये प्रोपेगेंडा की राजनीति करते हैं। बर्बाद कर दिया, 15 साल में देश भारत कर दिया, पाताल में उतार दिया। कहता है कर्फ्यू लगवा दूंगा, और इन्हें हटाना जरूरी है अगर उत्तर प्रदेश को दंगे की सीढ़ी शेयर करता है। प्रोपेगेंडा की राजनीति करने वाले लोग देश को भ्रमित करना मुझे चाहते लगता हैं। है हमें राकेश टिकैत जी को शामिल करना चाहिए इस पूरी बहस में, क्योंकि किसानों से हमने शुरुआत की थी 25 नवंबर 1949, जब लोहिया ने लखनऊ में 1 लाख से ज्यादा किसानों को इकट्ठा किया था। तब लगा था कि उत्तर प्रदेश में जो पूरा किसान है उसके मुद्दे उठेंगे, पार्टियां चिंता करेंगी। टिकैत साहब, कौन जिम्मेदार है?
देखो जिम्मेदार तो यहाँ पे ये सारे ही हैं। ये चुनाव हो जाएगा, चुनाव हो जाएगा भाई, बात सुन लो, ये चुनाव हो जाएगा। ये तो चुनाव में आवेंगे 1 महीने के लिए, पॉलिटिकल पार्टी आते हैं, इनका त्योहार है, ये बन जाएगा। यहाँ पे देश में आंदोलन होगा तो ये जनता जिंदा रहेगी। वोट के माध्यम से यहाँ की जनता, यहाँ का किसान जिंदा नहीं रह सकता। आंदोलन खड़ा होगा तो ये देश की जनता जिंदा रहेगी, किसान भी जिंदा रहेगा। तो हम तो आंदोलन का देख रहे हैं कि जिसकी सरकार आ जाएगी बात मानने के, ठीक है, नहीं तो आंदोलन होंगे। अब इनका त्योहार है सारी पार्टियों का, वो मन जाएगा, कुछ उसमें से ठीक काम करेंगे, कुछ नहीं करने के। आपसे भी भरोसा उठ गया है, आरएलडी से भी। आरएलडी हमेशा लड़ाई लड़ती है। तो यहाँ शुगर मिल का गन्ना जो ये हमारे सम्मानित लोगों ने क्यों नकार दिया? समाज अभी शुगर मिल 5 साल में 25 रुपए गन्ने का मूल्य कुल बढ़ाया 4 साल के अंदर, पूरे 5 साल। अभी तितावी शुगर मिल की भैया ने बात की थी, 145 करोड़ रुपया अभी माननीय संजीव बालियान जी ने दिलवाया है। तितावी मिल में किसानों का पेमेंट लोगों ने कराया है। भारतीय जनता पार्टी किसानों का 145 करोड़ प्रधानमंत्री बीमा विकास योजना चलाकर किसानों का खून चूसने का काम किया। इन्होंने अभी चावल, इन्होंने गेहूं का आयात शुल्क घटाया, केंद्र में आयात शुल्क घटाकर बाहर से आने वाला जो गेहूं है वो सस्ता लेंगे और यहाँ के किसान का गेहूं उससे भी सस्ता लिया जाएगा। इधर आओ, वहां से चीखने से नहीं होगा। आओ सवाल पूछो, आओ सवाल पूछो। मुझे लगता है कि अगर लोगों के हित में सवाल पूछे जाते हैं, सवाल कीजिएगा। सवाल एक सपा और एक भाजपा, एक तो मिल बेच रही और एक को बिखवारी, ठीक है जी। तितावी में एक खरीद रहा था और एक बेच रहा था, ठीक। कमीशन गया भाजपा पे 100%, ठीक है। मोदी का सरकार किसान विरोधी है, बिल्कुल किसान विरोधी। जयंत चौधरी ने धरना दिया। नहीं, मैंने तो अभी कहा हमारा तो इसमें संवैधानिक रूप से ये उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है, प्रदेश सरकार की। 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो 22,500 करोड़ रुपया सारे देश के किसानों का बकाया था। 22,500 करोड़ केंद्र की सरकार ने अदा किया है। एक सिंपल सवाल है, मेरा सवाल अंजना जी, मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए। मेरा सवाल, मैं बच नहीं रहा, मैं जवाब देना चाहता हूँ, आप मेरा जवाब सुनिए। आप सुनिए मेरा सवाल। 6,000 करोड़ रुपया हमने उत्तर प्रदेश को दिया जी। आपने गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों नहीं बढ़ाया? सिर्फ 25 रुपए क्यों? आप ये क्यों नहीं बढ़ाते हैं? आप किसानों के हित में ये फैसला क्यों नहीं लेती है आपकी सरकार? मैं कौन नहीं लेता? हमने अभी कहा, हमने अभी घोषणा पत्र में कहा हम 14 दिन के अंदर गन्ने का पेमेंट करेंगे। हम 14 दिन के अंदर, अगर आज गन्ना किसान अपना गन्ना डालता है तो 14 दिन के अंदर हम उसका पेमेंट करेंगे, ये हमने अभी घोषणा पत्र में कहा। सवाल पूछे, बैठ जाइए सवाल। हाँ जी, मेरा नाम अमित महेंद्रू है। मैं सपा के रिप्रेजेंटेटिव से पूछना चाहता हूँ, 4.5-5 साल पहले जब गवर्नमेंट आई, मुजफ्फरनगर से लोहा इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म हो गया, 80 से 90 हजार लोग बेरोजगार हो गए, और पेपर इंडस्ट्री भी जो है वो आखिरी अपने अंतिम सांसें गिन रहा है। उसके लिए इन्होंने क्या किया? ये हमें विकास का रास्ता दिखाते हैं। हमें ऐसी सड़कें भी नहीं चाहिए जहाँ छेड़छाड़ होती हो, हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए जहाँ लोगों के रोजगार छीनते हो। जवाब दीजिए। ये वानगी है समाजवादी। देखिए, इनकी बात जहां तक है, जब 2012 में सरकार बनी, बहुजन समाजवादी पार्टी की उत्पीड़नकारी सरकार हटी थी और उसकी जो व्यापारी विरोधी नीतियां थी उसकी वजह से इंडस्ट्रियां बर्बाद हुई थी। जब तक हमने उनको जीवन देने की कोशिश की, बढ़ाने की कोशिश की, तो केंद्र में भाजपा की सरकार आ गई और इनकी तो सारी नीतियां व्यापारियों के खिलाफ है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापार को, निवेश को बढ़ावा देना काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। आरोप है ये फुटबॉल का खेल हमने खूब देखा है अपने देश में। नहीं, मेरी सरकार ये है, वो वाली उनकी सरकार है। उत्तर प्रदेश के अंदर तो थोपते रहिए, जनता सोचते रहे। अगला सवाल जल्दी से। जनता जानती। मैडम, मुजफ्फरनगर में सपा ने बिल्कुल गुंडा राज कायम रखा है। चारों तरफ कहीं लड़कियों की इज्जत तो बिल्कुल दांव पे लगी हुई है, कहीं रास्ते में निकल नहीं सकती है। और मोदी ने जो सर्जिकल स्ट्राइक कर रखे हैं, उनसे ऐसा सोचते हैं सारे नेता कि अगर यूपी में बीजेपी सरकार आ गई तो यहाँ भी सब नेताओं की लुटिया डूब जाएगी।
सवाल समझ नहीं आया, लेकिन एक छोटे 26% मुसलमान है इस इलाके में, 17% जाट है। इसी समीकरण को भुनाने में सभी पार्टियां लगी रहती हैं। 72% के आसपास अगर देखें तो, और ये यूपी में, बाकी यूपी में देखिएगा तो 17% मुस्लिम है, लेकिन यहाँ पर 26%। इसीलिए इस गठबंधन को बांधने के लिए सर थोड़ा उठिएगा, एक सेकंड मुझे बैठने की जगह दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मुस्लिमों को अपनी तरफ लाने के लिए सभी पार्टियां लग रही हैं, मुस्लिम की क्या सोच है? देखिए, वेस्ट यूपी का मुस्लिम वोट उसको करेगा जो मुसलमानों के लिए एजुकेशन, उनके लिए रोजगार, उनके बच्चों के लिए अच्छी। इतने दशकों से तो सर ये हुआ नहीं, इसलिए ये तो आदर्शवादी बातें हो गई। मेरा सवाल सुनिए, फिर से समझाती हूँ ताकि आप जवाब दे सके। वो कहेंगे कि आप बीजेपी को एक मुश्त हराने के लिए वोट देंगे, कैसा होगा? बीजेपी को हराने के लिए अब की बार मुसलमान वोट नहीं कर रहा है, क्योंकि और मुसलमान उन पार्टियों को भी नकारता है जो मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाकर वोट लेना चाहते हैं। मुसलमान डिमांड करता है कि मुसलमानों के लिए शिक्षा, रोजगार के लिए आपने क्या किया? पिछले 5 साल में आप सरकार में रहे, उससे पहले दूसरी पार्टी की सरकार थी। एक आखिरी सवाल है, मायावती ने 90 कैंडिडेट्स दिए हैं, मुस्लिम कैंडिडेट्स 90 सीटें दी हैं उम्मीदवारों को, तो उधर जाएंगे आप या दूसरी तरफ जाएंगे? क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब तो भाई हम मिल गए अखिलेश और राहुल गांधी। तो देखिए, मुसलमान पर्टिकुलर किसी पार्टी की तरफ से बंधा हुआ नहीं है, क्या वो बसपा की तरफ जाएगा? सब मुसलमानों के लिए विकास का काम और उनके लिए तामीरी बुनियादी काम कौन कर रहा है? ठीक है, बैठ जाए। नहीं, कुछ कहलवाना नहीं चाह रहे, उनसे पूछ रहे थे। अब सवाल ये है कि इधर से आइए, आप आइए जल्दी से, अगला सवाल जल्दी। पिछले माह हमारे गांव में, हसनपुर लुहारी का रहने वाला हूं मैं, डकैती पड़ी थी। लगभग 16 से 20 लोग थे और 1 करोड़ की डकैती थी, और बाजार वालों ने लगभग 8 दिन तक, सवाल पूछे सर, जल्दी 8 दिन तक बंद रखा है बाजार। तो तब जाकर के उन्होंने 4 आदमी और 42,000 रुपए दिखाया। क्या उन्होंने अपना सब कुछ? ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर के आसपास है। नोटबंदी का कितना लोग मानते हैं कि बीजेपी को बुरा असर पड़ सकता है? नहीं, ज्यादातर लोग मानते नहीं हो सकता है। नोटबंदी का मुद्दा उठा रहे हैं आप लोग। पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा, बहुत नोटबंदी पे अंजना जी, नोटबंदी में कुछ ही कह ले। मैं मुजफ्फरनगर की बात करता हूँ। मुजफ्फरनगर में जानसर तहसील का गांव पड़ता है वाजिदपुर कवाली। ठीक है, वाजिदपुर कवाली 2 मौत हमारे यहाँ हुई है, 2 मौत। क्योंकि व्यापारी, किसान, मजदूर, गरीब सब नोटबंदी से बर्बाद हो गए, और ये देश का सबसे बड़ा स्कैम है जो मोदी जी ने किया है। नोटबंदी से किसान तबाह हो गया, या स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है, 4 फसल करता है, न व्यापारी पे पैसा रहा, न किसान पे नोटबंदी दोनों मर गए। इससे देश को बहुत लाभ होगा। काला बाजारी सारी बंद हुई है, आतंकवाद ठीक है साहब, जल्दी से 2 लाइन जल्दी में ये है कि जो छोटा किसान था वो पूरा बर्बाद हुआ इससे, और जो व्यापार है उस पर भी प्रभाव पड़ा है। देश में अगर नोट बंद होना था, उसका कलर चेंज हुआ है, तो ज्यादा संख्या में देना चाहिए था। ठीक है, चलिए इसी के साथ मुजफ्फरनगर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ राज तिलक में शामिल होने के लिए। इसी के साथ मुजफ्फरनगर से इतना ही, लेकिन कल हम पहुंचेंगे नोएडा और वहां पर जनता दागेगी सवाल, नेताओं को देना होगा जवाब। देखते रहिए राज तिलक।